नमस्कार, मैं राणा यशवंत। चर्चा इस बात की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या हैं? वो करेंगे क्या? रूस के भीतर यूक्रेन ने जो हमला किया है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, $7 बिलियन का नुकसान बताया जाता है और ये नुकसान माली है, लेकिन फाइटर जेट्स की है, बॉम्बर्स की है। इसके बाद क्रीमिया से लगने वाला जो पुल है, उसके ऊपर हमला किया गया और अब वो इलाके जो रूस के कब्ज़े में हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और वहाँ बिजली गुल हो गई और ये ज़ेपोरोज़िया खेर्सोन का इलाका है। ज़ाहिर है कि इतना सब कुछ यूक्रेन कर रहा है, तो पुतिन चुपचाप नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं नक्शे पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्थितियाँ कैसी हैं और पुतिन किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते क्या हैं। ये जो नक्शा आपके सामने पड़ा हुआ है, इस नक्शे में देखिएगा तो आपको ऊपर लुहांस्क, दोनेस्क, ज़ापोरिज़िया और खेर्सोन ये 4 वो इलाके हैं जो यूक्रेन के हैं, लेकिन आज की तारीख में रूसी सेना के कब्ज़े में हैं। वहाँ रूस ने अपने गवर्नर बिठा दिए हैं और ये कुल मिलाकर के 20% के आसपास का टोटल जो क्षेत्रफल है यूक्रेन का उसका बैठता है और ये रूस कहता है कि अब ये रूस का ही हिस्सा है, रूस के पास ही रहेगा। नीचे आप लाल रंग में क्रीमिया देख रहे हैं। क्रीमिया 2014 में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। 2014 में भी पुतिन ही थे। क्रीमिया 2014 में रूस का हिस्सा बन गया और अब आप देखें तो नीचे दक्षिण से लेकर के और उत्तर तक जो पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, वो 4 हिस्से ये भी अब रूस के पास हैं। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि इनमें से 1 इंच ज़मीन भी हम नहीं देंगे। ज़ाहिर है कि जो समझौता यूक्रेन और रूस के बीच में करने की कोशिश की गई, उसमें पुतिन कहीं से भी समझौते के मूड में नहीं है। वो इन इलाकों को देंगे नहीं और इन इलाकों के अलावा अगर ये युद्ध चलता रहा, तो यूक्रेन के कुछ और हिस्सों पर कब्ज़ा कर लेंगे। जिन इलाकों पर या जिन हिस्सों पर रूस का कब्ज़ा होता चला जाएगा, उनको वापस ले लेना यूक्रेन या ज़ेलेंस्की की सरकार या नेटो के देशों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब सवाल ये है कि यह जो रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई, उस बातचीत में पुतिन का स्टैंड साफ रहा। ये पूरा का पूरा इलाका मान लो कि रूस का है, इसकी मान्यता दो। क्रीमिया को आप देख रहे हैं, क्रीमिया को भी बहुत सारे देश मान्यता आज भी नहीं देते हैं, वो यूक्रेन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, कई देशों के ज़रिए यूक्रेन तो मानता ही है। तो उनका कहना है कि क्रीमिया को मान्यता दो और जिन इलाकों पर हमने कब्ज़ा कर रखा है, वो भी रूस के हैं और उनको भी आप मान्यता दो। इन हिस्सों में जितने भी लोग यूक्रेन मूल के हैं, यूक्रेनी बोलते हैं, उनको उधर वापस ले लो अपनी ज़मीन में। इस पूरे इलाके में रूस का कब्ज़ा रहेगा और इसी में अब हमला आप नीचे देखते हैं तो खेर्सोन और ज़पोरिज़िया इन दोनों पर बीती रात में बमबारी यूक्रेन ने की है और उस बमबारी का नतीजा हुआ है कि वहाँ के जो लोकल गवर्नर्स उन्होंने कहा है कि बिजली ठप हुई क्योंकि पावर प्लांट्स के ऊपर हमला हुआ है। बिजली वहाँ की गुल हो रही है। यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले रूस पर कर रहा है। उसने रूस के भीतर 4000 किलोमीटर जाकर के हमला किया। उसने जो क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल है, उसके ऊपर हमला किया। इसलिए मैं आपको उस पुल की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जिस पुल पर हमला करके और ये दावा किया कि अब क्रीमिया से जो संपर्क है, वो टूट गया है, पुल ध्वस्त हो गया है। ये पुल देख रहे हैं, लेकिन रूसी अधिकारियों ने कहा है कि 3 घंटे के लिए बंद था। 3 घंटे के बाद यह पुल जुड़ गया है और अगर इस पुल को आपको समझना हो कि क्रीमिया कहाँ है, तो अब दूसरा मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्रीमिया किधर है, रूस किधर है, यूक्रेन किधर है और रूस के हिस्से में जितनी चीज़ें आई हैं, वो कैसे-कैसे हैं। काला सागर, ब्लैक सी जिसको आप कहते हैं, इस काला सागर को आप देखते हो। काला सागर के किनारे-किनारे पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश हैं। टर्की आपको दिख रहा है, जो माना जाता है कि कुछ हिस्सा उसका एशिया में है और कुछ हिस्सा उसका यूरोप में है। लिस्बन एक ऐसा शहर माना जाता है, यूरोप और एशिया दोनों में वो पड़ता है। आपको नज़र आएगा कि रोमानिया, यूक्रेन या फिर पोलैंड जैसे देश, ये जॉर्जिया जैसे देश,
ये सब ब्लैक सी के किनारे-किनारे हैं। इसी ब्लैक सी में उत्तर की तरफ आपको जो पीले रंग का टुकड़ा दिख रहा है, समुद्र के भीतर ही, वही क्रीमिया है। और क्रीमिया के उत्तर में यूक्रेन का मेनलैंड है, जिससे जोड़ने वाला ये पुल था। अब ये रूस को आप देखेंगे, तो रूस के पश्चिम में क्रीमिया आता है और यूक्रेन के दक्षिण में। तो रूस के कुछ ज़मीनी टुकड़े धीरे-धीरे क्रीमिया तक जाते हैं और यह पुल जो है, वो रूस की तरफ जाता है, जिसके ऊपर यूक्रेन ने हमला किया है, जिसका आपने अभी वीडियो देखा या उसकी इमेज देखी। अब पुतिन इस तरह के तमाम हमलों को किस तरीके से देखते हैं? ज़ाहिर है कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पुतिन क्या करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये कहीं पर्ल हार्बर तो नहीं है। पर्ल हार्बर यानी कि दिसंबर 1941, जब जापान के कुछ युद्धपोत पहुँचे और उन्होंने हवाई द्वीप के ऊपर जो अमेरिका का नेवल बेस था, उस बेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो जो वॉरशिप्स थे, उनके ऊपर से फाइटर जेट्स निकले और उसके बाद उन्होंने हमला किया। उस हमला इतना भयानक था, इतना बड़ा था, इतना विनाशकारी था कि 300 से अधिक अमेरिकी जहाज तबाह हो गए और 2400 से ज़्यादा, अगर मैं प्रिसाइज़ली बोलूँ आपको, तो 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए। पर्ल हार्बर पर जापान का हमला जो था, वो अमेरिका की सोच से परे था। जापान चल करके उसके वॉरशिप्स और अमेरिका से दूर हवाई द्वीप के पास आए और उन वॉरशिप्स पर से फाइटर जेट्स निकले, उन्होंने बमबारी की। जो अमेरिका की सोच और समझ से परे था, जापान ने वह कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और उसका नतीजा यही हुआ कि अमेरिकी विमानों ने नागासाकी और हिरोशिमा, जो जापान के 2 बड़े शहर थे, उनके ऊपर परमाणु बम गिराए, बड़ा विनाश हुआ और पीढ़ियाँ आज तक उसका असर भोग रही हैं। दुनिया में परमाणु बम गिराने के यही 2 मामले आज तक हैं। तो 1945 से लेकर के 2025 तक एक लंबा अरसा गुज़र गया है। किसी भी देश ने फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल इससे परहेज़ किया है। पुतिन भी परहेज़ करेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि पुतिन क्या करेंगे? क्या वो बार-बार यूक्रेन के ज़रिए हो रहे हमले और पुतिन को दी जा रही चुनौती या फिर उनके स्वाभिमान को दिया जा रहा चैलेंज चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? जो लोग जानते हैं पुतिन को, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। कई एक्सपर्ट्स से मैंने दिन में बात की और उन तमाम एक्सपर्ट्स की राय यही थी कि पुतिन दरअसल इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस देश ने यूक्रेन का साथ देकर के रूस के भीतर इतना बड़ा हमला करवाया है, या आज की तारीख में रूस ज़ैपोरिज़िया के ऊपर, खरसोन के ऊपर या क्रीमिया जाने वाले पुल के ऊपर हमला कर रहा है, तो ये हिम्मत उसके पास कहाँ से आई है? इतना गोला-बारूद, असलहा, समर्थन, सहायता कौन दे रहा है? और जो शक है, मैं कई वीडियोज़ में भी पीछे बोल चुका हूँ, वो MI6 पर है। MI6 का मतलब है कि इंग्लैंड की जो एजेंसी, खुफ़िया एजेंसी है। कुछ एजेंसी जैसे हमारी रॉ है या सीआईए है या मोसाद है या आईएसआई है। तो उस तरीके से MI6 ने यूक्रेन के भीतर पिछले 1.5 साल में ट्रकों को भेजा, रूस के भीतर ट्रकों को भेजा, ट्रकों के भीतर ड्रोन थे, ड्रोन उन ट्रकों की छत के खुलने के बाद निकले और जाकर के जो फाइटर जेट्स थे या बॉम्बर्स थे रूस के, उनके ऊपर उन्होंने बमबारी की या उनके ऊपर हमला किया। उससे टीयू सीरीज़ के बहुत सारे जो फाइटर जेट्स थे, वो रूस के बर्बाद हुए। अब इतनी तबाही झेलने के बाद, इतनी ज़लालत झेलने के बाद, पुतिन ठंडे नहीं रहेंगे। तो पुतिन ने ये साफ कर दिया है कि जितने इलाके हमने अपने कब्ज़े में लिए हैं, उनको मान्यता दे दो, इन इलाकों से यूक्रेनियों को बुला लो और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा है। क्रीमिया को भी दुनिया रिकॉग्नाइज़ करे और अब ज़ाहिर है कि एक हमला वो करेंगे, ये मैसेज देने के लिए कि अगर रूस के भीतर घुस करके हमला करने की किसी ने हिमाकत की और रूस को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान दिया है, तो उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि जितने एक्सपर्ट्स मैंने बात की है, आज दीपक वोरा जो इंटरनेशनल अफेयर्स के मास्टरमाइंड जाते हैं, डिप्लोमैट्स रहे हैं, रूस में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। वो पुतिन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कहते हैं कि पुतिन का टेम्परामेंट जो है, वो दरअसल नेशनलिस्ट टेम्परामेंट के आदमी हैं। रूस के स्वाभिमान पर, रूस के ऊपर किसी भी तरह की चोट को लेकर के वो चुप नहीं बैठेंगे और बहुत बड़ा हमला करेंगे। हमला वो करेंगे इंग्लैंड के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, बतौर दीपक वोरा। लेकिन इस हमले के एवज में या इस हमले के बाद
क्या नेटो के तमाम देश लामबंद होकर के रूस का मुकाबला करेंगे? उनका कहना है कि ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती है। इतनी हिम्मत नेटो कंट्रीज़ में नहीं है क्योंकि रूस के पास साढ़े 5,000 मिसाइलें हैं, जो एटम बम लोडेड भी हैं उनमें से और बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। रूस के पास बहुत तरह की मिसाइलें हैं, बहुत तरह के वॉरहेड्स हैं। बिना परमाणु बम गिराए परमाणु बम की तरह की तबाही वो मचा सकते हैं और परमाणु बम के बाद जो रेडिएशन होता है, पीढ़ियाँ उसका दंश भोगती हैं, उससे उस इलाके को मुक्त करके और राख कर सकते हैं। यानी कि हमने बर्बाद भी कर दिया, तबाही भी ला दी और परमाणु बम गिराने का जो ठीकरा है या उसका जो कलंक है, वो भी मैंने नहीं अपने ऊपर आने दिया। लेकिन रूस ने बदला लिया है, ये इतिहास में हम दर्ज कर देंगे कि रूस ने छोड़ा नहीं। और उनका कहना ये था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में रूस जब-जब वॉर में आया है तो उसको दरअसल खींचा गया है और खींचने के बाद नेटो कंट्रीज़ मजबूर कर रहे हैं, वो दरअसल अ, बतौर दीपक बोहरा कि वो एक प्यादा बनाए हुए हैं यूक्रेन को और यूक्रेन तबाह हो जाएगा, यूक्रेन की नस्लें बर्बाद हो जाएँगी, यूक्रेन कहीं का नहीं रहेगा, अगर ये लड़ाई चलती रही तो। ज़ेलेंस्की को लगता है कि कब्ज़े में आ गए इलाके को या ज़मीन को ले लेंगे या फिर क्रीमिया फिर से वो यूक्रेन का हिस्सा हो जाएगा। ये दूर का सपना है, दूर की कौड़ी है, कभी पूरा होने वाला नहीं है और यह पूरा होने की उम्मीद लेकर के लगातार लड़ने वाले यूक्रेन या ज़ेलेंस्की को सिर्फ़ एक ही चीज़ हाथ लगेगी, तबाही, तबाही, तबाही। उसमें जितने बचे हुए मकान हैं, मलबा होते चले जाएँगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह होता चला जाएगा। लोग बर्बाद होते चले जाएँगे, साढ़े 4-5 करोड़ का देश आज की तारीख में आधा हो गया, या तो मारे गए हैं या लोग बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में देश से पलायन कर गए हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो विकट हैं और पुतिन की जो अभी की प्लानिंग है, यूक्रेन के हमले को लेकर के या बदला लेने को लेकर के वो चल रही है। और यह किसी न किसी नतीजे पर आएगी सही समय पे। सही समय ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है, काउंटडाउन इज़ ऑन और मैं बार-बार जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, दिन भर कई तरह के डिफेंस एक्सपर्ट्स और फॉरेन एक्सपर्ट्स, डिप्लोमैट्स के साथ मेरा संपर्क रहता है और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इतना कुछ सहने के बाद, इतने हमले झेलने के बाद पुतिन कैसे चुप हैं? उनका कहना है कि चुप ही नहीं है। ये एक बहुत बड़े तूफान के पहले की खामोशी है और पुतिन दरअसल अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत संभव है कि एक फ्रंट आपको दिखाई पड़े, वो रूस का, ईरान का नॉर्थ कोरिया का और चीन का। ये फ्रंट जो है, वो बाकी जो नेटो कंट्रीज़ यूक्रेन के साथ खड़ा हैं, इनका सामना करेगा और एक बड़ी तबाही दुनिया में आ सकती है, अगर नेटो खड़ा होता है तो। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्री हो, स्कैंडिनेविया में जितने देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन की तरह या फिर नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया की तरह या फिर बाकी यूरोप के जो देश हैं चाहे पोलैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, इनके पास रूस के सामने आकर के खुल करके जंग के मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं है। और फ्रांस और ब्रिटेन यह दोनों लगातार इस बात की कोशिश में हैं कि उनके यहाँ जितने भी असलहे हैं, खासकर जो परमाणु हथियार हैं, एटमी हथियार हैं और उनके जो बॉम्ब बस हैं, उनको सुरक्षित जगह पर रखा जाए और बड़े शहर अ, चाहे लंदन हो या लिवरपूल हो या मैनचेस्टर हो ग्लासगो हो, इन सबको एरियल सिक्योरिटी दी जाए, यानी कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जाए और रूस की तरफ से कोई भी हमला होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने की हालत में हो, क्योंकि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर होगी। आशंका कई जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात की जता रहे हैं कि रूस जब हमला करेगा, तो यूक्रेन में रिचर्ड बारेंस फॉर्मर जनरल हैं ब्रिटेन के, उन्होंने भी आशंका जताई है कि रूस के पास जो मिसाइलें हैं, उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा है, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं कि 90 से मिनट के भीतर वो इंग्लैंड के या फ्रांस के किसी भी शहर पर आकर कहर बरपा सकती हैं और यूक्रेन में जिस तरीके से कीव पर, खार्किव पर, खेर्सोन पर शुरुआती दौर में बड़े पैमाने पर रूस ने हमला किया, बड़ी तबाही मचाई, कमोबेश वैसी ही डरावनी तस्वीर जो है, वो इन शहरों पर हमले के बाद, रूसी हमले के बाद आपको नज़र आएगी। तो लाज़मी है कि जो काउंटडाउन ऑन मैं बार-बार चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये खबर छोटी नहीं है, ये खबर बहुत बड़ी है और युद्ध अगर बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो जो हमारा सप्लाई चेन है, वो डिस्टर्ब होता है या यूँ कहिए कि वो एक तरीके से तबाह होता है। महँगाई बढ़ेगी, चीज़ों की किल्लत बढ़ेगी। दुनिया में मंदी आएगी।
तो जो आर्थिक संकट है, वो उसकी चपेट में दुनिया के तमाम देश आएँगे, चाहे आप कहीं भी रहते हों और इससे तरक्की रुकती है। इससे किसी भी देश में आम आदमी की ज़िंदगी जो है, उसकी बेहतरी कमतर होती चली जाती है, उसकी बेहतरी की जो संभावना होती है, उसके आगे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन पुतिन का फैसला मुझे लगता है जितने लोगों से मैंने बात की है, ये अटल है और काउंटडाउन ऑन उन्होंने टारगेट लॉक किया है, हमले की तैयारी है और हमला होता है, तो विनाशकारी होगा, लेकिन इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध कितना भीषण हो सकता है और दुनिया इसकी चपेट में कहाँ तक और कब तक आएगी। तो ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ और जब कभी भी इसमें डेवलपमेंट होता है तो मुझे लगता है कि मैं आऊँ और वो तस्वीर या वो डेवलपमेंट अपडेट्स आपके सामने रखूँ और फिर कड़ियों को जोड़ करके और जो एक पूरी सूरत बनती है उससे आपको हम वाकिफ़ कराते रहें। तो फिलहाल इतना ही लेकिन मेरा आपका संपर्क बना रहेगा। इस चैनल को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय आप ज़ाहिर करते रहिए और मेरे साथ आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश में हूँ कि जिन खबरों की अहमियत बहुत अधिक है और वो बहुत सतही नहीं है, बेमानी नहीं है, फ़रेब की लड़ाइयों का हिस्सा नहीं है, वो नैरेटिव से नहीं चल रही हैं। अ, इस लकीर के दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं, वो अपने-अपने फ़ायदे के लिए उनको अपने मुताबिक तैयार करके मसाला के तौर पर आपके सामने नहीं रख रहे हैं। एक साफ-सुथरी तस्वीर और फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखूँ और एक नई राह निकाली जाए, एक नए तरीके से बातचीत आपसे की जाए। तो फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू।